2023 का ये आखिरी ग्रहण है। चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो इस साल 2023 में ये दूसरा चंद्र ग्रहण भारत पे पड़ रहा है और इसका नेगेटिव भी इफेक्ट जो पड़ेगा वो कई राशियों पे पड़ेगा। तो उन सभी तमाम विषयों पर बात करने के लिए हम जगदीश गुरुजी के साथ आज चर्चा कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जगदीश गुरुजी जो परा विद्या तंत्र केंद्र के जो निदेशक हैं और पहले भी हमारे साथ कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार हम उनका अपने चैनल में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि जगदीश गुरुजी जी ने हमें टाइम दिया। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव पड़ने वाला है वो कैसा पड़ने वाला है और हमें उपाय भी बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण पर ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोगों के ऊपर जो नेगेटिविटी आने वाली है उससे कैसे बच सकें। जगदीश गुरुजी, हम इंडिया रिपब्लिक में आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। श्री राधे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो शरद पूर्णिमा पर पड़ रहा है। शरद पूर्णिमा जो है हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। कल से कार्तिक मास शुरू हो जाएगा और ये कार्तिक मास जो है 30 दिन तक लगातार, अगर हम इस समय वृंदावन में मौजूद हैं तो वृंदावन में बाहर से श्रद्धालु आते हैं और 30 दिन वृंदावन की परिक्रमा लगातार जारी रहती है। और कल जो चंद्र ग्रहण जो पड़ने वाला है वो शनिवार का भी दिन है और शनिवार के दिन चंद्र ग्रहण कुछ विशेष अनुभूति कराने जा रहा है हमें। पहली बार तो आप ये समझिए कि शरद पूर्णिमा को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। पूर्णिमा तो 12 होती हैं जी, पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, उसके कई कारण हैं। मई जून के महीने में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, सारी वनस्पतियां सूख जाती हैं, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वर्षा ऋतु आती है, बारिश होती है, तो जो वनस्पतियों के बीज ज़मीन में पड़े रहते हैं वो प्रस्फुटित होने लगते हैं और उनके पौधे बन जाते हैं। जंगल में तमाम तरह की जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ पैदा होती हैं। इनको कोई माली नहीं लगाता है, कोई उनको पैदा नहीं करता है, वो स्वतः भगवान प्रकृति जो है वो उनको पैदा करती है और बहुत उपयोगी हैं आयुर्वेद में। वो पैदा तो हो जाती हैं लेकिन उनमें कोई औषधीय गुण नहीं होता है जी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। उन औषधियों के ऊपर उनकी जब किरणें पड़ती हैं तो उनके औषधीय गुण परिपक्व होते हैं, उनमें वो औषधीय गुण पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, जिससे वो उनसे जो औषधियाँ तैयार होती हैं वो आरोग्य प्रदान करती हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि उस दिन चंद्रमा अमृत की वृष्टि करता है। और जो ग्रहण पड़ रहा है तो उसमें वो जो गुण आने चाहिए वो नहीं आएंगे। समझिए बात को। शरद पूर्णिमा जो मनाई जाती है उसका दूसरा कारण है कृष्ण का महारास। कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास किया था। उन्होंने शरद पूर्णिमा को ही क्यों चुना, ये भी एक सोचने का विषय है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अमृत की वृष्टि करता है और भगवान ने 108 गोपियों के साथ महारास किया। भगवान को ये पता था कि ये गोपियाँ भोली भाली हैं बेचारी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने वो महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि में इसीलिए किया कि इनके ऊपर भी उस शरद चंद्रमा की अमृत की किरणें पड़ें और इनको भी आरोग्य मिले। ये सबसे बड़ा कारण है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में लोगों को चंद्रमा के प्रकाश में बैठना चाहिए, उससे आरोग्य मिलता है। चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, उससे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और आरोग्य मिलता है। तुमने सुना होगा बहुत से लोग रात में खीर बना के उसके प्रकाश में रख देते हैं रात में। उस खीर में वो औषधीय गुण आ जाते हैं कि वो व्यक्ति को निरोग करने में सक्षम है। जब उस खीर में वो गुण आ जाएंगे तो व्यक्ति जब बैठेगा उसके ऊपर जब वो प्रकाश पड़ेगा तो निश्चित रूप से वो भी निरोग होगा। सबसे बड़ी विशेषता तो शरद पूर्णिमा की ये है। कृष्ण 16 कला के अवतार माने जाते हैं और अमावस्या से पूर्णिमा तक अगर आप काउंटिंग करें तो 16 दिन होते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक आप काउंट करें तो 16 दिन होते हैं। उस दिन चंद्रमा अपनी
पूर्ण कला के साथ उदय होता है और अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा को इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि इसके प्रकाश में आरोग्य है, अमृत है और भगवान ने महाराज किया। गुरुजी, इस बार आपने जो ये इतने हमें, मैं तो समझता हूँ ये मैंने पहली बार सुना है, इतना जो विस्तार से आपने हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन जो शरद पूर्णिमा पे ही जो अब ग्रहण है, आप कह रहे हैं कि आरोग्य की वर्षा करेगा चंद्रमा, तो अब इस समय ग्रहण लग जाएगा, तो वो ग्रहण पे भी प्रकाश डालिए कि कितने बजे से है और आप क्या मानते हैं इस ग्रहण को? अब की बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो ग्रहण है ये निश्चित रूप से औषधीय गुणों में तो कमी करेगा, क्योंकि ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें प्रदूषित हो जाती हैं और वो जिस पर भी पड़ती हैं वो कुप्रभाव डालती हैं। इसलिए अब की बार लोगों को चंद्रमा के प्रकाश में ग्रहण काल में नहीं बैठना चाहिए। इसके पूर्व ग्रहण पड़ने से पहले अगर आप बैठना चाहें, कोई कुछ करना चाहें, खीर वगैरह अपना बनाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल में उसकी किरणें अगर मनुष्य के ऊपर पड़ेंगी तो निश्चित रूप से उसको रोग प्राप्ति होगी। इसलिए अब की बार की शरद पूर्णिमा कुछ उसके गुणों में कमी आ गई। वो ग्रहण पड़ने वाला है और ग्रहण में प्रत्येक वस्तु प्रदूषित हो जाती है। ग्रहण पड़ते समय ग्रहण काल में कुशा का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में कुशा रख दी जाती है या तुलसी रख दी जाती है। तुलसी रखना मैं इसलिए ठीक नहीं समझता हूँ कि तुलसी में एक विशेषता होती है। तुलसी जिस खाद्य पदार्थ में रख दी जाती है तुरंत प्रभु उसको भोग लगाना शुरू कर देते हैं। ये तुलसी की विशेषता है। इसलिए आपने अगर सब में तुलसी रख दी तो पता नहीं लाला को कहाँ मन आ जाए और किसको क्या गड़बड़ कर जाए, तो वो ठीक नहीं है। इसके लिए कुशा का प्रयोग ठीक है। उसमें जो विकिरण है चंद्रमा का, जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको शमन करने की कुशा में क्षमता होती है। इसलिए सब में कुशा रख देनी चाहिए, जिससे उस चंद्रमा का जो प्रकाश है, उसका जो प्रदूषण है, उससे वो बचा रहे मामला। तो गुरुजी, ये तो आपने बता दिया कि कैसे हमें उसका पालन करना है। अब हमें समय भी बताइए कि कब से कब तक का ग्रहण, और उस ग्रहण काल में ये जो ग्रहण पड़ने वाला है उसमें जो आप बता रहे हैं कि कुप्रभाव भी पड़ेगा, तो किन किन राशियों को ज़्यादा नुकसान है और उस नुकसान से बचने का उपाय? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये रात को 1:05 से 2:24 तक होगा इसका ग्रहण काल। इस ग्रहण काल में व्यक्ति को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस ग्रहण काल में सावधानी ये रखनी है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो ना निकलें और अपने उदर पर, अपने शरीर पर गेरू का प्रयोग करें। गेरू उसके कुछ कुप्रभाव को रोकता है, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। कोई चीज़ चाकू से न काटें और कुछ खाएं पिए नहीं इस काल में। सूतक इसके जो लगेंगे वो शाम को 4:05 से इसके सूतक आरंभ हो जाएंगे। सूतक काल से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूतक काल लगने के बाद पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, दूध है, चाय है, फल हैं, ये सब ले सकते हैं। खाने वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए जिससे ग्रहण की किरणें उनके ऊपर पड़ें। उस ग्रहण काल में जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो उसमें भगवान का भजन करना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने अपने गुरुदेव से गुरु दीक्षा ली हुई है, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसका जाप करें, हवन करें। जिनका यज्ञोपवीत हो गया है वो गायत्री मंत्र का जप करें। ग्रहण काल में किए हुए जप का कोटि कोटि पुण्य होता है, अगणित, उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, इतना पुण्य होता है। तो जो साधक ग्रहण से पहले स्नान करना चाहिए, ग्रहण के मध्य में स्नान करना चाहिए और ग्रहण के मोक्ष के बाद
भी स्नान करना चाहिए। मोक्ष के बाद स्नान तो निश्चित रूप से करना चाहिए, तभी जातक पवित्र होगा। अगर ग्रहण के मोक्ष के बाद स्नान किया तो जातक पवित्र नहीं होगा। गुरुजी, एक्चुअली मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। आज हमारे पास दो जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं, उन बच्चों का फ़ोन आया था कि इस ग्रहण में हमारे लिए, आपने पहले ग्रहण काल में बहुत लोगों के लिए बताया था, विद्यार्थी के जीवन में ऐसी क्या चीज़ें इस ग्रहण काल में करें जो उन्हें लाभ प्राप्त हो। इसके लिए तो सबसे अच्छा ये है, विद्यार्थियों को, वो बेचारे कंपटीशन देने जाते हैं तो उनकी मेमोरी फास्ट होनी चाहिए। उसके लिए वो अगर सरस्वती मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से उनकी मेमोरी फास्ट होगी और वो इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में फटाफट सब अपना लिखते जाएंगे और इंटरव्यू देते जाएंगे, उनको सक्सेस मिलेगी। सरस्वती मंत्र का जाप करें। सरस्वती मंत्र सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः, इसका जाप कर। ओम लगाना है? ओम उसको लगाना चाहिए जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो और जो ब्राह्मण हो। बाकी तो जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो उसको ओम लगाना चाहिए। ओम का उच्चारण बगैर यज्ञोपवीत के करना वर्जित है। तो सरस्वत्यै नमः इसी का जाप करें तो उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हरे कृष्ण ये मंत्र तो ऐसा है कि जिस कामना से किया जाए उसी कामना की पूर्ति करता है। ग्रहण काल में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी गुरुजी ने जो अचूक उपाय बताया है वो हम सभी विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप जो है ये जो उपाय गुरुजी के द्वारा बताया गया है उसको ज़रूर करें। इससे आप अपने परीक्षा में जो अटेम्प्ट करते हैं उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आए। और गर्भवती महिलाओं के लिए और जो 12 राशियां हैं उनमें किस पे कुप्रभाव है और किसके दिन अच्छे हैं, उनके लिए जो उपाय बताए हैं वो सारे उपाय हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि वो उन उपायों को करें। और ये जो ग्रहण काल है इसमें प्रभु का स्मरण करना अति आवश्यक है। तो ऐसी ही इन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे।